शिष्यवृत्ति परीक्षा। और इस शिष्यवृत्ति परीक्षा के वर्ग में हम देख रहे हैं पूर्व माध्यमिक अर्थात कक्षा 8वीं के जो प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला पेपर प्रथम भाषा और गणित का होता है, उसका सॉल्यूशन, उसका हल हम देख रहे हैं। और यह है प्रश्न पत्र मई 2021 का, जिसका तीसरा भाग आज हम जानेंगे। और हम जानते हैं इसमें 2 भाग होता है हर पेपर में। तो हमारा जो यह टॉपिक होता है वह गणित विभाग से होता है, विभाग दूसरा पहले पेपर का गणित विभाग। तो इस गणित विभाग में हमारा आज का जो यह वीडियो है वो है मई 2021, और उसमें तीसरा भाग आज हम देखेंगे। तीसरा भाग का मतलब पिछले 2 भाग में हम कुछ प्रश्न हल कर चुके हैं, अब हम अगले कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न पत्र में आमने सामने पेज पर या कभी आगे पीछे पेज पर 2 भाषा में प्रश्न पत्र लिखा होता है। एक तो प्रथम भाषा, दूसरे इंग्लिश में भी वह छपा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ ऊपर देख रहे हैं 37 से 41 तक, राइट साइड में भी 37 से 41 तक है। तो 40 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब हमारा जो प्रश्न है वो 41वां है, और वह क्या है वह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 0.3 का वर्ग धन 0.1 का वर्ग ऋण 0.2 का वर्ग बराबर कितना? 2 पर्याय चुनना है। 41वां प्रश्न, पहले 0.3 का वर्ग, सीधे सीधे वर्ग लेते हैं, 3 त्रिक का 9, दशमलव के 1 अंक के बाद है, वर्ग करने पर वह दशमलव के 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, इसलिए यह 0.9 हो गया। उसी प्रकार 0.1 का वर्ग 0.01 हो गया, 1 कम 1, और 2 अंक के बाद दशमलव राइट साइड से। 0.2, 2 का वर्ग 4.2 है, 2 अंक के बाद 0.04। इस तरह से यह वर्ग हुआ दी गई संख्याओं का। अब क्रियाएं जो है उसको कर लेते हैं। तो पहली 2 वर्ग का योगफल है, वह योगफल आ जाएगा 0.10। उसमें से घटाना है जो तीसरा पद है 0.04, घटाने पर क्या मिलेगा? तो इस तरह से दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर ही घटाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और घटाने पे आ गया 0.06। तो 0.06 यह एक उत्तर मिला दी गई क्रिया से, जो कि चौथा ऑप्शन है आपके दिए गए उत्तर में। लेकिन पहला पर्याय तो मिल गया, दूसरा सही क्या होगा? तो इसी का एक दूसरा रूप होगा जो कि जिसका मान समान होगा। तो कैसे पता चलेगा? तो जो संख्या है उसका वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 0.6 गुणे 0.06, 0606, तो 36 हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 0.0036। अब चूंकि गुणा किया है, वर्ग किया है, तो वर्गमूल ले लेंगे ताकि मान न बदले। तो इस रूप में यह दूसरा उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन में यह तीसरे क्रमांक पर है। तो इस प्रश्न का जो हल है वो तीसरा और चौथा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 42वां, जिसमें एक आकृति है। आकृति को ध्यान से देखेंगे और उसमें जो रेखांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रेखांकित भाग किसका है? तो एक वृत्त है और उसके अंदर एक वर्ग है, केंद्र O है, त्रिज्या 7 दिया गया है, और रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रेखांकित भाग क्या है? तो वो रेखांकित भाग क्या है वृत्त का, जो कि पूरे वृत्त में से वर्ग को हमने घटा दिया, निकाल दिया, तो हमारे हिसाब से वो जो प्रश्न की आकृति बन गई। अर्थात रेखांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना होगा? वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², r त्रिज्या 7, और वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग। वर्ग की भुजा नहीं दी गई है, विकर्ण दिया गया है, तो विकर्ण
विकर्ण का आधा गुणे कर्णी तो यह वर्ग की भुजा हो जाती है। उसी भुजा का वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो अब वृत्त के क्षेत्रफल में हम डालेंगे R14। R14 नहीं है, R तो 7 है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 14 नहीं है R। और वर्ग का क्षेत्रफल गुणा कर देंगे, कर्णी 7 गुणे 7 और कर्णी 2 गुणे कर्णी 2 हो गया। हल कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए अब त्रिज्या 7 सही है। 22/7 पाई का मान, 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया और 7 और 2 का गुणनफल 98। इस तरह से 154 और उसमें से 98 निकाल देंगे तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि 56 वर्ग सेंटीमीटर है। ऑप्शन में तीसरा है। तो आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी आकृति में से कौन सी आकृति का क्षेत्रफल घटाना, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे जानना समझना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है 83वां। 3 समांतर रेखाओं के संदर्भ में यह प्रश्न है। 3 रेखा LMN समांतर है, दिया गया है, कोण के माप दिए गए हैं। तो बीच में एक कोण है AOC, उसका माप ज्ञात करना है। तो ये AOC 2 कोण से बना है, एक तो बीच में ऊपर वाली 2 समांतर रेखा और नीचे 2 समांतर रेखा में उसका आधा भाग है। दोनों कोण को जोड़ेंगे तो पूरा वह AOC मिलेगा। तो रेखा L और M जो है ऊपर वाली, उसमें AO से ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण जो है 60, वो A का एकांतर कोण नीचे 60 बन गया। एकांतर कोण सर्वांग होते हैं, ये हमें पता है समांतर रेखा के संदर्भ में। ठीक उसी प्रकार नीचे M और N जो समांतर रेखा है, वहां पर भी एक तिर्यक रेखा OC है, वहां भी एकांतर कोण बन रहा है। 35 का एकांतर कोण ऊपर O बिंदु पर बन गया। तो 2 अलग अलग कोण हमें मिल गए। दोनों कोणों को मिलाने पर बीच वाला AOC कोण बनता है और 60 और 35 मिलाने पर 95 होता है। तुरंत हम पहचान लेंगे इसे। तो दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 44वां। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। 2 गलत कथन चुनना है, 2 पर्याय चुनना है। तो किरण का एक मध्य बिंदु होता है, पहला ऑप्शन। रेखा का एक मध्य बिंदु होता है, दूसरा। वृत्त की जीवा का एक मध्य बिंदु होता है। और डी है रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उसके मध्य बिंदु से जाता है। तो मध्य बिंदु की बात हो रही है, तो बच्चों एक बार ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो लंबाई, जिस आकृति की लंबाई हमें पता है या सीमित है या ज्ञात करते हैं, उसी का मध्य बिंदु हम ज्ञात कर पाएंगे। जब पूरी लंबाई ज्ञात हो सकती है तो मध्य बिंदु का पता चलता है, लेकिन आकृति की लंबाई ही पता नहीं है, असीमित है, तो हम मध्य बिंदु कहाँ खोज पाएंगे। तो इससे हमें 2 कंक्लूजन मिलता है। एक तो सीमित लंबाई हो तो मध्य बिंदु मिलेगा, असीमित लंबाई की आकृति है तो मध्य बिंदु नहीं होगा। अब चलते हैं, जो जानकारी दी गई है इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखकर ऊपर की जानकारी को देखेंगे। कथन A, तो हमें पहले गलत कथन चुनना है, तो सही गलत का पता फैसला करते हैं पहले। सीमित लंबाई की आकृति का मध्य बिंदु हो सकता है, तो हम सीमित लंबाई वाली आकृति है C, यानी वृत्त की जीवा की लंबाई सीमित है क्योंकि उसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो उसका मध्य बिंदु 1 निश्चित होगा। तो C जो कथन है वो सही कथन है। फिर D, रेखाखंड की लंब समद्विभाजक को, रेखाखंड भी सीमित आकृति है, तो निश्चित है उसका जो लंब समद्विभाजक होगा उसके मध्य बिंदु से ही जाएगा, तो मध्य बिंदु पता चल जाएगा। तो C और D जो है बिल्कुल सत्य कथन है, जबकि प्रश्न में हमें असत्य कथन चुनना है, तो हम रुख करेंगे A और B की ओर। A और B किरण का मध्य बिंदु होता है। A किरण जो कि असीमित आकृति है, किरण की कोई
लंबाई की सीमा नहीं है, तो उसका मध्य बिंदु नहीं होता, यानी ये कथन गलत है। और रेखा भी असीमित आकृति है, दोनों ओर तीर का निशान होता है, तो इसका भी मध्य बिंदु हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो ए और बी कथन गलत है, और आकृति और प्रश्न में गलत कथन को ही चुनना है। तो पर्याय ए और बी जहां पर है, कथन ए और बी, वो हमारे उत्तर के ऑप्शन में कहाँ है वो देखेंगे। तो वो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हुआ इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 45वां, बैजिक राशि, उसे हम देखते हैं। दी गई बैजिक राशि को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सा मध्य पद लेना पड़ेगा। मतलब मध्य पद लेना है हमें, इसका मतलब पहला और तीसरा जो पद है, क्योंकि वर्ग जो होता है वो वर्गीय जो राशि होती है वो 3 पदों वाला होता है। तो 2 पद दिया है, मतलब पहला और तीसरा दिया है, बीच का मध्य पद ज्ञात करना है। तो पहला और तीसरा पूर्ण वर्ग होता ही है, तभी वो बीच वाला पद कुछ न कुछ हमें प्राप्त होगा। 2 पर्याय चुनना है। तो हम चलते हैं, दी गई जो राशि है उसमें पहला 1 और बाद में 64 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दोनों पूर्ण वर्ग है। 1 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, a वर्ग a का वर्ग है, b वर्ग b का। तो पहले और तीसरा जो पद है उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। और ये धन या ऋणात्मक कोई भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन सही होगा। चलते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 1 का वर्गमूल और 64 a स्क्वायर b स्क्वायर का वर्गमूल। इनका गुणनफल लेके इनको दुगना कर देंगे, बस यही तरीका है। वर्गमूल लेंगे दुगना कर देंगे, वर्गमूल लेंगे गुणा करेंगे दुगना करेंगे, तो बीच वाला पद मिल जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 64 का 8, a का a, b का b स्क्वायर का b, तो 8ab ये पूरा हल हुआ। उसमें उसका दुगना करना है, तो हो गया 16ab। और ये धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों परिस्थिति में अगर हम रखते हैं राशि में तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 16ab धनात्मक हो, 16ab ऋणात्मक हो, दोनों ऑप्शन सही होगा। तो 2 ऑप्शन हमें मिलेगा, पहला और चौथा, पहला और चौथा। आगे बढ़ते हैं। 46वां क्रमांक, आकृति दी गई है और बताना है यहाँ पर 2 त्रिभुज है, दोनों सर्वांगसम है, तो कौन सी कसौटी से सर्वांगसम है। चिन्हों को, आकृति को ध्यान से देखेंगे। तो आकृति में त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज डीसी भी है। ये त्रिभुज एबीसी नीले रंग में और डीसी भी पीले रंग में, दोनों को हम थोड़ा दूर ले जाकर देखें तो चिन्ह को लगा देते हैं। तो ए बी लेफ्ट में और डी सी राइट में, भुजा और भुजा सर्वांगसम है। ये भुजा जो है नीचे वाला वो दोनों में है बी सी, तो दूसरी भुजा भी सर्वांगसम है। और कोण दिया गया है बी और सी, ये भी सर्वांगसम है। तो कोण और उसके आजू बाजू की 2 भुजा, कोण बीच में है, भुजा कोण भुजा। इस कसौटी से ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए भू को भू से, क्योंकि 2 भुजा है और बीच का एक समाविष्ट कोण है। तो 46वां भी पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं 47वां प्रश्न। एक संख्या x है, उसका 20%, दूसरी संख्या y है, उसका 25%, दोनों समान है, तो x y का अनुपात ज्ञात करना है। पर जो जानकारी दी गई कि x का 20% और y का 25%, ये कैसे हैं? ये समान है, तो हम उन्हें हल कर लेते हैं। 20% मतलब 20/100, x गुणे 20/100, और 25% तो y गुणे 25/100। दोनों समान है तो बटा 100/100 करके समान कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, 100 से 100 काट के भी हो सकता है। तो बचा x/5 और यहाँ राइट में y/4। x/y, y को
लेफ्ट में नीचे ले लेते हैं और 5 को राइट में ऊपर ले लेंगे तिरछा। तो यह इस तरह से यह राशि बन गई, समीकरण बन गया। तो x बटे वाई बराबर 5 बटे 4। तो एक्स वाई का अनुपात 5:4, जो कि पहला ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न, माध्य ज्ञात करना है, 2 सही परिवार चुनना है, 20 विद्यार्थी हैं। तो माध्य चुनने के लिए जितने विद्यार्थी हैं उनकी सारी जानकारियों को जोड़ना है। यहाँ पर वजन की बात हो रही है, तो 20 विद्यार्थियों का कुल वजन जो आएगा उसमें 20 से भाग दे देंगे तो माध्य मिल जाएगा। अब सभी विद्यार्थियों का वजन अलग अलग नहीं दिया गया है, ग्रुप वाइज दिया गया है, तो हम उसे देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है 4 चुनना है, क्योंकि हमें पहले हल कर चुके हैं, तो इसी तरह हल करेंगे अभी। तो विद्यार्थी का वजन 20, 21 और 22 दिख रहा है लेफ्ट में, और बारंबारता 11, 8 और 1 दिख रहा है। मतलब 20 किलोग्राम के राइट साइड में 11 लिखा है, इसका मतलब 11 बच्चों का वजन जो है वो 20 किलो है। यानी 20 किलोग्राम वजन 11 बच्चों के हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, तो इन 11 बच्चों का जिनका वजन 20 किलो है, कुल वजन कितना होगा, तो गुणा करके निकालेंगे। तो अगर बारंबारता को f मानते हैं, वजन को x, तो f और x का गुणा करके हम टोटल वजन निकालेंगे। सबसे पहले टोटल वजन के लिए x और f का गुणा होगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे पहले 11 विद्यार्थियों का वजन 20 किलो के हिसाब से हो गया 220 किलो। उसके बाद 21 किलोग्राम वाले कुछ 8 विद्यार्थी हैं, तो उनका कुल वजन कितना हो गया, 21 गुणे 8 168 किलो। और 22 किलोग्राम वाला एक ही विद्यार्थी है, तो वजन हो गया 22 किलो। कुल इन 20 विद्यार्थियों का कुल वजन हो गया, तो विद्यार्थी कितने हैं 20, 11, 8 और 1 20 हो गए। कुल वजन कितना हो गया 220, 168 और 22 को जोड़ देंगे और जोड़ने पर प्राप्त होगा 410। कुल वजन 410, विद्यार्थी 20। तो माध्य निकालने के लिए कुल वजन भागे कुल विद्यार्थी, और वो होगा 410 बटा 20। सरल करेंगे तो 20.5 आया, 20.5 किलोग्राम। और ऑप्शन में हमारे पास केवल किलोग्राम का ऑप्शन नहीं है, ग्राम और किलोग्राम का ऑप्शन है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम और किलोग्राम में, क्योंकि 2 सही पर्याय चुनना है। 20 किलो और 0.5 किलोग्राम को हम आधा किलो मतलब 500 ग्राम समझते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार से यह उत्तर लिख सकते हैं। और आपके ऑप्शन में यह दूसरा और चौथा है, तो 2 सही पर्याय हो गया दूसरा और चौथा। तो इस तरह से 48 प्रश्न हमारे हल हो गए। इसके बाद 49वां प्रश्न है, लेकिन उसे हम आज हल नहीं करेंगे। आगे के प्रश्नों को हम अपने भाग चौथे में हल करेंगे। और आपने अगर यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इसी तरह प्रश्नों के हल हम इस वीडियो पर डाल रहे हैं।